गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। एक बार फिर से आप सबका वार्म वेलकम है अपना स्कूल ऐप पे। अपना स्कूल ऐप आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ में एक नया वीडियो और एक नया लेक्चर। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ छोटी सी। समर क्लासेज चल रही है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। और यह क्लासेज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने समर हॉलीडेज़ को बना रहे हैं बेनिफिशियल डे के अंदर। मनोरंजन से भरपूर सभी टाइप की क्लासेज चल रही है, जिसके अंदर आप बढ़ा रहे हैं अपना बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक का नॉलेज। क्लासेज में चल रही है डिफरेंट टाइप की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास, बेसिक ग्रामर इंग्लिश कंसेप्ट की क्लास, साथ में चल रही है स्पोकन की, ब्रेन जिम की क्लासेज नई है। यदि अभी आप भी इन क्लास को नहीं देखना शुरू किया तो फटाफट से आप क्लासेज को शुरू कर लीजिए। यूट्यूब के पर भी आपको अपना स्कूल ऐप का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन क्लासेज को देख सकते हैं और आप घर बैठे हुए इन क्लासेज को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। तो आप भी हो जाइए फटाफट एक्टिव ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच का जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन के बारे में पूरी तरह से हम कंप्लीट जो जानकारी है वो पढ़ चुके थे। आज हमारी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन थी प्रोनाउन से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोनाउन की डेफिनेशन आ जाती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जान सकते हैं प्रोनाउन को, इसके लिए हमें एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास में जैसे कि एग्जाम्पल आ गया कि रमेश इज माय स्टूडेंट। देखिए रमेश यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, नेम की जगह पर मुझे यूज करना है प्रोनाउन का, जैसे कि स्क्रीन में दिखा सका है। अब मैं रमेश की जगह वर्ड यूज करूँगा ही है एक मेल, तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट होके क्या बन जाएगा, ही इज माय स्टूडेंट। तो रमेश की जगह पर हमने किसको यूज कर लिया है, ही वर्ड को यूज कर लिया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल दे रखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सीता एक लड़की है, सीता वर्ड को हम यहाँ से हटा देते हैं और सीता की जगह पे लगा देते हैं सी वर्ड। जो सी वर्ड यूज करेंगे तो फिर सेंटेंस बन जाएगा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में हम नाउन जितने भी दिए हुए होते हैं उनके रिपीटिशन को कंप्लीट रूप से कर देते हैं ख़त्म और उसकी जगह पे लेके आ जाते हैं कुछ नए वर्ड जो किसी भी प्रकार की कोई भी मीनिंग के अंदर डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, वही कहलाते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात हम यहाँ तक कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। तो प्रोनाउन के टाइप हमारे पीछे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोनाउन के टाइप के बारे में आपको एक छोटी सी बात है वो क्लियर कर देता हूँ। हम डिफरेंट टाइप के ग्रामर के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन के नॉन के बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते भी हैं, बट मैं यहाँ पर ओनली ऑन डिस्कस करूँगा नॉर्मल जो काइंड होते हैं उनके बारे में, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में जानकारी है वो कलेक्ट हो सके। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर चल सका है वहाँ पर सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो लिखा हुआ आ चुका है फर्स्ट नंबर पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर पे जैसा कि दे रखा है पोसेसिव प्रोनाउन या फिर जिसको पजेसिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं। इसका मीनिंग निकल कर आता है अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके अंदर पजेशन या फिर अधिकार की बात की जाए उन्हें बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर के पर अगर बात करें तो नंबर थर्ड पे आ जाता है प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अभी सिर्फ मैं काइंड के नाम हैं वो पढ़ रहा हूँ और उनके मीनिंग बता रहा हूँ, फिर हम थोड़ा थोड़ा इनके वर्ड के बारे में भी देखेंगे कि कौन से वर्ड है वो इनके अंदर यूज किए जाते हैं, ताकि हमें प्रोनाउन के काइंड का थोड़ा सा नॉलेज अच्छा सा हो सके। चलिए नेक्स्ट नंबर पे 4 नंबर पे आ जाता है प्रोनाउन का टाइप, आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो आप समझ ही गए, मतलब किसी भी चीज़ को बांटने के लिए यूज किया जाता है इस प्रोनाउन को, और इसका हिंदी मीनिंग निकल कर आता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल वर्ड आपने मैथ के अंदर सुन रखा होगा, बिल्कुल उसी टाइप का ये भी एक प्रोनाउन के अंदर भी टाइप आ चुका है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट टाइप जो प्रोनाउन का आ जाता है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए कितने टाइप चल रहे हैं, मैंने आपको अभी अभी ये बात बता दी थी कि जो प्रोनाउन के टाइप हैं वो डिफरेंट टाइप के ग्रामर के बुक के अंदर डिफरेंट काइंड मिले जाएंगे आपको। कहीं पे आपको 5 टाइप मिल जाएंगे, कहीं पे 8 टाइप मिल जाएंगे, कहीं पे 10 टाइप मिल जाएंगे। हम मिनिमम जो टाइप हैं उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव सूचक वाले सर्वनाम। तो यानी कि इसमें ऐसे वर्ड यूज करेंगे जिनमें कोई अपने आप में दबाव वाली सिचुएशन यूज की जाए। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, इस टाइप के जो वर्ड आपने कई बार सेंटेंस में यूज होते हुए देखे होंगे। ये जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में वर्ड जो दिए गए हैं वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही इनका यूज किया जाता है, वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 8 पे प्रोनाउन आ जाता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इंडेफिनेट का मतलब होता है निश्चय, मतलब कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वाले जो शब्द हैं वो अपने आप में इसमें यूज किए जाते हैं। इंडेफिनेट वर्ड हम जब टेंस पढ़ते हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। इंडेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में आ जाता है प्रोनाउन का टाइप नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। आपस में संबंध या फिर रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन को। और 10 नंबर पे आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंस के जब टाइप पढ़े थे उसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड को पढ़ा था। ये वही वर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम भी सर्वनाम के टाइप में आता है। 11 नंबर टाइप दे रखा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। ये भी एक सेंटेंस का टाइप था, वहाँ पे भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये थी छोटे छोटे हमने काइंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिससे हमें पता चला कि जो मिनिमम टाइप है वो प्रोनाउन के इतने तरीके के होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्रत्येक प्रोनाउन के काइंड के छोटे छोटे वर्ड्स का कंसेप्ट के बारे में, ताकि हमें पता चल सके कि प्रोनाउन क्या होता है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अभी अभी हमने जैसे कि मीनिंग बताया था, उसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और यह काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्रोनाउन है, जिसको हम हर सेंटेंस में यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मुझे एग्जाम्पल देख रखा है, जैसे कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। इस टाइप से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल के वर्ड पर्सनल प्रोनाउन में दे रखे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे ज़्यादा हमें हर सेंटेंस में काम आता है, इसलिए मैं पर्सनल प्रोनाउन को एक बार चार्ट के साथ में डिस्क्राइब कर देता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा 3 तरीके के पर्सन को। तो पर्सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यानी कि 3 तरीके के पर्सन होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले पर्सन को प्रथम पुरुष बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड को सेकंड पर्सन और थर्ड को थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, यानी कि बोलने वाला, और सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर, जो कि सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन वह होता है जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने मौजूद नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वही कहलाता है थर्ड पर्सन। अब देख लेते हैं हम इस चार्ट को।
में हमें देख रखा है एक तरफ सिंगुलर और एक तरफ दे रखा है प्लूरल, और ऊपर लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट। फिर लिख रखा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाता है पजेसिव यानी कि पोसेसिव। और पोसेसिव के अंदर भी कुछ वर्ड दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट में भी कुछ वर्ड दे रखे हैं, और नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्ट में भी कुछ वर्ड दे रखे हैं। चलिए मैं चार्ट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी प्रोनाउन की बात की जाएगी सिंगुलर में, तो सिंगुलर में सब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं आई, और जब प्लूरल की बात की जाती है तब हम यूज करते हैं वी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में आई और वी आ जाता है तो इसका मतलब निकलता है कि आई है सिंगुलर सब्जेक्ट और वी है प्लूरल सब्जेक्ट। इसी प्रकार जब उनको बनाना पड़े हमें ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी और वी का ऑब्जेक्ट बन जाता है अस। इसी प्रकार जब उनके पोजेशन के बारे में हमें शो करना पड़े, यानी कि आई का रिलेशन बताना पड़े किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो रिलेशन बताते समय हमें ध्यान रखना है कि आई का जो रिलेटिव या फिर पजेसिव वर्ड बनता है वो वर्ड बन जाता है माई। इसी तरीके से वी का जो पजेसिव वर्ड है वो बन जाता है आवर। तो इस तरीके से ये हो गया अपने पास में फर्स्ट पर्सन का, अपने आप में ओनली ऑन फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पोसेसिव केस। जैसे कि एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, आई एम आ टीचर, दिस इज माई बुक, वी आर एक्टिव। तो आई एम आर टीचर, आई यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पे दिया गया है, दिस इज माई बुक, बुक के साथ में रिलेशन बताने के लिए वर्ड यूज किया गया है माई, जिसको अंडरलाइन करके भी दिखा रखा है। वी आर एक्टिव, तो वी को भी अंडरलाइन कर रखा है, वी इस सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट। अब हमें सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि सब्जेक्ट किस टाइप का है, तो हमें ध्यान रखना है आई जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर टाइप का है और वी है वो प्लूरल टाइप का है। लेकिन हमें प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट को जब यूज करते हैं तो उस टाइम में आई को भी हमें प्लूरल मान के काम करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं टेबल नंबर सेकंड को। टेबल नंबर सेकंड के अंदर हमें सेकंड पर्सन के बारे में बताया गया है। सेकंड पर्सन है वो मध्य पुरुष होता है, जिसको अभी अभी मैंने बताया था। सेकंड पर्सन का मतलब वह होता है लिसनर, और लिसनर का मतलब होता है यू, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, इट मीन्स इस समय में आप क्या हैं सेकंड पर्सन, और मैं आपको बात समझा रहा हूँ, इस टाइप में हम हैं फर्स्ट पर्सन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केस के अंदर सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में एक ही नाम दिया गया है, और वह नाम दिया गया है यू, और नाम दिया गया है यू। तो यू को हम सब्जेक्ट के केस में भी यू बोलेंगे और ऑब्जेक्ट के केस में भी यू बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसके पोसेसिव केस में जाएंगे उस समय में केस हो जाता है चेंज। तो यू का पोसेसिव केस जब भी बात करेंगे हम सिंगुलर के अंदर या फिर प्लूरल के अंदर, तो वह बन जाता है योर। यानी कि जब भी यू का किसी भी चीज़ से रिलेशन बताना हो तो हमें वर्ड यूज करना होता है योर। जैसे कि ये आपका पेन है, दिस इज योर पेन, इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे। या फिर दिस इज योर बुक, तो हमने बुक का रिलेशन आपसे कनेक्ट करने के लिए किस वर्ड को यूज कर लिया है, योर वर्ड को यूज कर लिया है। तो इस तरीके से ये सेकंड पर्सन की टेबल कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं हम टेबल नंबर थर्ड के। तो अब आ जाती है टेबल नंबर थर्ड। थर्ड के अंदर हमें बताया गया है थर्ड पर्सन के बारे में। इसमें वापस से वहीं रिपीट हो जाती है बात नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कि ऑब्जेक्ट के लिए, और पॉसेसिव केस है वो मतलब कि पॉसेसिव को बता रहा है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अपने आप में सब्जेक्ट केस के लिए। सब्जेक्ट के लिए इसके अंदर 4 तरीके की फॉर्म बताई गई है, जिसमें से जो 3 फॉर्म है स्टार्टिंग की, ही, सी और इट, ये तीनों की तीनों फॉर्म है वो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाएगी, जबकि प्लूरल के रूप में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट दिया गया और वह सब्जेक्ट दिया गया है दे। हमने जब नाउन से जेंडर बनाने सीखे थे उस समय हमने बताया था कि जेंडर के अंदर जब चेंज किए जाते हैं तो 4 टाइप के जेंडर आ जाते हैं, जिसमें से 2 टाइप के जेंडर हमें हर किसी स्टूडेंट को पता होते हैं। एक टाइप का जेंडर आता है मस्कुलिन, जिसका मतलब होता है पुरुषवाचक, और सेकंड नंबर पे आ जाता है फेमिनाइन, जिसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। और रिमेनिंग के जो 2 पार्ट बचे थे उसमें आ जाता है एक तो कॉमन जेंडर, एक आ जाता है न्यूट्रल जेंडर।
अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है जेंडर का, तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको जेंडर का पूरा कंसेप्ट के साथ में टॉपिक मिल जाएगा। चलिए अब टॉपिक पर लौट आते हैं। तो ही को यूज करेंगे मेल फॉर्म के लिए और शी को यूज करेंगे हम फीमेल फॉर्म के लिए। इट को यूज करेंगे हम न्यूटर के लिए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा इट। इनके ऑब्जेक्ट केस बताना हो तो ही का ऑब्जेक्ट केस बनाया जाता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट केस होता है हर, इसी तरीके से इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट बन जाता है देम। लेकिन इनके पॉजेसिव केस हैं वो सारे के सारे अलग हैं, यानी कि संबंधवाचक अगर कारक देखा जाए या फिर संबंधवाचक सर्वनाम देखा जाए तो ही का बन जाता है हिज और शी का बन जाता है हर, इट का कन्वर्ट होके चेंज हो जाता है इट्स में, और इसी तरीके से दे है वो चेंज होके बन जाता है देयर। स्पेलिंग में सबसे आपको ध्यान रखना है देयर की स्पेलिंग में कई बार मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ERE देयर, देयर का मतलब वहाँ पर होता है, यहाँ पर जो देयर दिया हुआ है वो संबंध बताने के लिए शब्द यूज किया गया है। तो आपको इस टेबल को ध्यान से रखना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल से अब और ज़्यादा टेबल क्लियर हो जाएगी। चलिए गौर करते हैं हम टेबल के अंदर दिए गए एग्जाम्पल को। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया ही लव्स यू। यहाँ पर ही को अंडरलाइन कर रखा है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में सब्जेक्ट की पोजीशन में दिया गया है। अब आगे दे रखा है शी हेट्स मी। शी यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर को शो कर रहा है और सब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर दिया गया है। और मी जो दिया गया है अभी अभी हम पढ़ के आए थे, वो आय का ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हमने फर्स्ट पर्सन के टेबल के अंदर पढ़ा था। फिर आगे एग्ज़ाम के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यू एडमायर हिम। एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर यू है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ है। हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव केस भी हमें बता रहे हैं कि मेल कंडीशन को बताया गया है। डू यू लाइक इट, इट यहाँ पर न्यूटर जेंडर को बता रहा है, और इट हमारे पास में सब्जेक्ट केस में भी आ जाता है और इट ऑब्जेक्ट केस में भी आ जाता है। दोनों टाइप के केस को हमें कैसे पता चलेगा कि कब इट सब्जेक्ट है और कब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, जब भी वर्ब के बाद में अगर इट को यूज किया जाता है तो इस समय इट का मतलब होता है कि वह यूज की जा रही है ऑब्जेक्ट केस में, और अगर इट आ जाती है किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग के अंदर तो उस समय इसका मतलब निकल के आता है कि वह है सब्जेक्ट के पोजीशन में। तो आई होप सो अब आपको तीनों टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीनों टेबल के अंदर तीनों पर्सन को भी हमने बता दिया है, तीनों पोर्शन की क्या आइडेंटिफिकेशन है ये भी हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए हम देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को यूज करने का इम्पोर्टेंट रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल दे रखा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें सब्जेक्ट को यूज करना है तो वह सब्जेक्ट उस वर्ब के बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। यहाँ पर जो ही है वो नॉमिनेटिव केस को शो कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को बता रहा है। हम इस ही की जगह पे हिम या फिर हिज का अगर यूज कर लेते हैं तो वह आंसर हो जाता है हमारा रॉन्ग। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई भी वर्ब दी गई है तो वर्ब से ठीक पहले हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा ऑलवेज सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पे ही रहती है। इस बात का हमेशा आपको रखना है ध्यान। एक एग्जाम्पल और दे रखा है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है दे कम हेयर बाय ट्रेन, यानी कि वो यहाँ पर किसके माध्यम से आएंगे, ट्रेन के द्वारा आएंगे। तो दे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो अपने आप में सब्जेक्ट की पोजीशन में है, सिंपल सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप दे की जगह पर देम यूज कर लेते हैं या फिर देयर यूज कर ले जाते हैं तो सेंटेंस हो जाता है बिल्कुल रॉन्ग। तो आपको नॉमिनेटिव केस यूज करते समय ध्यान रखना है हमेशा
कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में हमें इसे यूज करना है तो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करना है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमेशा सेंटेंस को यूज करते समय हमें सब्जेक्ट को नंबर और पर्सन और उसका जेंडर भी देख लेना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया गया है तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट इज द सिंगुलर दैट टाइम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड सिंगुलर फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल दैट वर्ब इज द एंड हेल्पिंग वर्ब इज द यूज्ड ओनली ऑन प्लूरल फॉर्म। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर यानी कि वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल तो यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी आएगी प्लूरल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो डियरेस्ट स्टूडेंट, आपको इस बात का बिल्कुल रखना है ध्यान। आई होप सो दैट आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हम 5 सेंटेंस को समझते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ स्क्रीन के पीछे और सेंटेंस को करते हैं हम एक्सप्लेन। तो मेरे पास में स्क्रीन पर सबसे पहला दिया हुआ आ जाता है एक सेंटेंस, ही इज़ माई स्टूडेंट। देखिए ही को अंडरलाइन किया गया है, इज माई स्टूडेंट इसको भी अंडरलाइन किया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ही यहाँ पर है सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और दूसरा पोर्शन जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसी तरीके से नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट देयर फ्रेंड्स। तो दे इस सेंटेंस में दिया गया है सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ है आर प्लेइंग क्रिकेट देयर फ्रेंड्स, ये कहलाएगा इस सेंटेंस का प्रेडिकेट। अब ही को अंडरलाइन किया गया है तो हमें बताना है कि ही यहाँ पर क्या चीज़ है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है या फिर पॉजिटिव केस है या फिर अपने आप में दिया गया है ऑब्जेक्टिव केस। तो ही है अपने आप में सब्जेक्ट की पोजीशन पे और सब्जेक्ट की पोजीशन पे दिया हुआ होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। यानी कि इस सेंटेंस में ही हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में 2 प्रोनाउन दिए हुए हैं, हम ध्यान से इस सेंटेंस को रीड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है दे। दे यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पे दिया हुआ है तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। और सेकंड नंबर पे इसके अंदर वर्ड आया हुआ है देयर। जो देयर वर्ड दिया गया है ये अपने आप में दिया गया है पॉसेसिव केस, जिसको अपन पजेसिव केस भी बोलते हैं। यानी कि संबंध बताया गया है, वो किनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से देयर शब्द है वो पॉसेसिव को बता रहा है और दे शब्द है वो किसको बता रहा है, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट को बता रहा है इस सेंटेंस में। इस टाइप से हम सेंटेंस के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड है वो नॉमिनेटिव केस बन रहा है, कौन सा वर्ड है वो अपने आप में पॉजिटिव केस में बन रहा है यानी कि पॉसेसिव केस बन रहा है, और इसी तरीके से कौन सा वर्ड है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। तो हम सेंटेंस को अच्छे से कर सकते हैं डिफाइन। आई होप सो आपको 2 सेंटेंस के एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हमें इन तीनों टाइप की टेबल या फिर तीनों टाइप के पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप घर पर एक बार इन्हीं चीज़ के लिए कीजिएगा प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप के लिखिएगा अपने नोटबुक के अंदर सेंटेंसेज और फिर उनको कीजिएगा प्रोनाउन को एक्सप्लेन कि किस टाइप का प्रोनाउन दिया गया है और किस टाइप की हमें दी गई है केस। ये मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में और एक नया लेक्चर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए अपना स्कूल ऐप से रिलेटेड वीडियो जिनके अंदर दी गई है डिफरेंट टाइप की आपको क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री और वो भी ऑनलाइन, जो आप घर बैठे हुए कहीं भी सोते उठते जागते आते जाते कहीं पर भी उन वीडियोज़ को लेक्चर को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आपके बेसिक लेवल को बढ़ा सकते हो आप एडवांस लेवल तक। तो अब तक तो काफ़ी क्लासें निकल चुकी है और मुझे लगता है कि आपका जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो गया और आपको क्लासेस में भी आने लग गया होगा इंटरेस्टेड और क्लासेस को कर रहे होंगे आप इन्जॉय। तो ज़रूर से करें आप इन वीडियोज़ के बारे में शेयरिंग अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जितने भी नियरेस्ट जो पब्लिक है आपके पास में जिनको लगता है कि स्टडी की है बहुत ज़्यादा बेसिक नीड की।
तो चलिए मिलते हैं वंस अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू वीडियो के अंदर, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ में। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।